D block elements, it is a collective name for the group 3rd to 12, in which the d orbitals are progressively filled in all the 4 periods, right? अब क्योंकि ये डी ब्लॉक जो है ये एस और पी के सेंटर में है, दोनों के बीच में है, तो इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। अगर हम एफ ब्लॉक की बात करें तो एफ ब्लॉक के अंदर 2 सीरीज़ हैं, 4F एंड 5F, और ज़रा ध्यान से देखिए रेड कलर में जो है 4F एंड 5F, दे आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड। प्रोग्रेसिवली मतलब F1, F2, F3 लाइक दैट। तो इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स, क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल्स के भी अंदर हैं, ठीक है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर टोटल 4 सीरीज़ हैं। There are 4 series. First transition series 3D, 4D, then 5D, then 6D. First transition series, second transition series and third transition series. इनकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से टेस्ट किया गया है, पढ़ा गया है, और फोर्थ सीरीज़ जो है उसके ऊपर अभी काम चल रहा है। तो 1 by 1 देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इंक्लूड एटॉमिक नंबर 21 to 30, और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है 3D1 to 3D10। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज इट इंक्लूड्स एटॉमिक नंबर 39 to 48, और देखो प्रोग्रेसिवली 4D फिल हो रही है 4D1 to 4D10। सिमिलरली इन केस ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज 5D की फिलिंग होगी फ्रॉम 5D1, 5D2 अप टू 5D10। तो इस तरीके से ये सारी की सारी सीरीज जो है दे शो प्रोग्रेसिव फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब इनकी जो मेन प्रॉपर्टीज हैं, व्हाट इज दैट? दे आर हैविंग इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, सबसे बेस्ट क्वालिटी। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो हैं जिनकी डी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, दे आर हैविंग इनकम्प्लीटली फिल्ड नॉर्मल में या फिर किसी आयोनिक स्टेट के अंदर, ठीक है। अब देखो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, इनकी कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, दे आर हैविंग D10 कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, दे आर नॉट कंसिडर्ड, बट प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, दैट इज व्हाई दे आर इंक्लूडेड इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन, दे इंक्लूड N-1 D1 to 10 एंड NS 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन दोनों के बीच में ही NS और N-1 D एनर्जी का गैप कोई ज़्यादा नहीं होता है। अभी देखो NS एंड N-1 D, नॉट अ रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन एनर्जी। तो ये ना आपस में इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से एक्सचेंज कर लेते हैं, NS वाला N-1 D में चला जाता है। बेस्ट एग्जाम्पल क्रोमियम और कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन देखो, होनी चाहिए 3D4 और कॉपर की होनी चाहिए 3D9, बट इट इज़ नॉट 3D9, इट इज़ 3D10, एक्चुअल इज 3D10, और क्रोमियम के अंदर एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इज 3D5। रीज़न बीइंग 3D5 इट इज़ फुली हाफ फिल्ड, इट इज़ फुली हाफ फिल्ड, और कॉपर के अंदर फुल्ली फिल्ड। और D4 और D5 की अगर आप एक्सचेंज एनर्जीज देखें तो इन केस ऑफ D5 कॉन्फ़िगरेशन देयर आर 10 एक्सचेंज पोजीशंस, ठीक है। अब 3D सीरीज, इसके अंदर एटॉमिक नंबर 21 to 30, तो क्रोमियम और कॉपर दे आर हैविंग एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग ऑब्जर्व करते हैं 3D5 4S1, एक्सपेक्टेड थी 3D4 4S2। सिमिलरली इन केस ऑफ कॉपर हम एक्सपेक्ट करते हैं इट शुड बी 3D9 4S2, बट एक्चुअली क्या है ये 3D10 4S1। तो ऑब्जर्व की जाती है 3D10 4S1 और एक्सपेक्टेड क्या थी 3D9 4S2। अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो बहुत सारी हैं, ठीक है। सबके अंदर फिलिंग सेम N-1 D और NS 1 to 10, 1 और 2, सारा कुछ सेम। तो बहुत सी प्रॉपर्टीज़ ये लोग एग्जिबिट करते हैं, जिसके अंदर हम बात करें तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक से ज़्यादा, अब देखो आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स अप टू +7, ठीक है। देन they can be used as a catalyst, they can be used to make alloys,
दे आर यूज टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। देन इनके हाइड्रेटेड सॉल्ट्स जो हैं दे आर कलर्ड, देखो केमेनोफोर, कॉपर सल्फेट आप लोग लैब में देख सकते हो, एंड दे शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। एंड दे आर हैविंग नोबल मेटल्स, हमारे पास कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, नोबल मेटल्स हैं जिनके ऑर्नामेंट्स बनते हैं और भी कई सारे आर्टिकल्स। आयरन, कॉपर, टाइटेनियम, दे आर यूज एज बिल्डिंग मटेरियल्स। मतलब कहने का कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टीज और ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं किसकी वजह से हैं, NS इलेक्ट्रॉन्स along with N-1 D इलेक्ट्रॉन्स। तो वेरिएशन है सिर्फ N-1 में, NS तो सेम है सबका, इसीलिए इनकी मोस्टली फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। दे एग्जिबिट टिपिकल मेटेलिक कैरेक्टर्स, जितनी भी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आप पढ़ते हो ना वो सारी की सारी डी ब्लॉक एलिमेंट शो करता है। देखो कौन कौन सा मेटेलिक कैरेक्टर के अंदर आप किन किन चीज़ों को पढ़ते हो, देखना ज़रा। क्रोमियम, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम और प्लैटिनम, टिपिकल मेटल्स, ठीक है। देन दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटेलिक कैरेक्टर है ना, ट्रांजिशन मेटल शो करते हैं। देन दे आर हैविंग मेटेलिक लस्टर, दे आर हार्ड। देन they are malleable, they are ductile, they can be beaten into sheets and drawn into wires, they are used to make alloys, brass, nichrome, bronze. They are having a typical metallic lattice, आप देख लीजिए BCC, HCP, CCP, सारी की सारी मेटल्स। राइट साइड पे एग्जाम्पल देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो टिपिकल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रखते हैं, और लाइक बेरिलियम एंड मैग्नीशियम जो हेक्सागोनल अरेंजमेंट है, ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर ये हेक्सागोनल अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफॉर्म्ड रहता है, पैकिंग सेम, परफेक्ट से थोड़ा सा डिफॉर्म्ड रहता है। मर्क्यूरी, इट इज़ द ओनली मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये भी डी ब्लॉक के अंदर है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो तीनों सीरीज़ का आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर है, रेड कलर में है 3D, नेक्स्ट उसके ऊपर है 4D ब्लू में, और ग्रीन कलर में है 5D। तो जैसे जैसे हम सीरीज़ में आगे मूव करते हैं, मीन्स व्हेन वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो हर किसी के अंदर अब देखो मैंगनीज एंड टेक्टिनियम, इनके बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो पे आए, लेकिन तीनों सीरीज के अंदर एक चीज़ कॉमन है, दैट इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एक पर्टिकुलर मैक्सिमा तक जाते हैं, और वो है क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, क्योंकि यहाँ पे इनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स N-1D के अंदर ज़्यादा होंगे, मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। जितनी मेटेलिक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। अब बात करें एटोमाइजेशन एंथैल्पी की, तो इट इज़ द हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट एंथैल्पीज होती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब एटोमाइजेशन का मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड से एक एटम को अलग करना, सॉर्ट ऑफ जैसे हम सब्लिमेशन की बात करते हैं, और इसमें भी जो मैक्सिमा है वो क्रोमियम, मैंगनीज और टंगस्टन के लिए, क्योंकि इनके अंदर सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3d5, 4d5 एंड 5d5। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो मेटेलिक बॉन्डिंग है उतनी ही ज़्यादा, आपको पता है मेटेलिक बॉन्ड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज ऑफ कैर्नल। अब इनके साइज ऑफ कैर्नल स्मॉल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो मेटल बॉन्डिंग जो है इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन द क्रिस्टल, और इनकी यही हीट ऑफ एटमाइजेशन को हम यूज़ करते हैं इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को मेजर करने के लिए। और सभी फर्स्ट सीरीज़ के ट्रांजिशन मेटल्स में अगर आप देखो तो कॉपर, इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये बन जाता है नोबल मेटल। बाकियों का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, दे अंडरगो ऑक्सीडेशन, लेकिन कॉपर की रेजिस्टेंस है सबसे ज़्यादा कोरोजन के लिए, आयरन को सबसे ज़्यादा जंग लगता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो तीनों ही सीरीज़ के अंदर आप कंपेयर कीजिए, जैसे जैसे आप सीरीज़ में बढ़ते जा रहे हैं
इनकी हीट ऑफ एटोमाइजेशन बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हुए मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, बढ़ता जाता है। क्योंकि हैवी मेटल्स है ना, हैवी ट्रांजिशन मेटल्स, दे आर मोर क्लोजली पैक्ड इन द लैटिस। अब इनके एटॉमिक और आयनिक रेडियाई को चेक करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आप देखो, फर्स्ट सीरीज की ही हम बात कर रहे हैं। स्कैंडियम से आगे बढ़ते हुए देयर इज डिक्रीज इन रेडियस। 164 से लेके 125 देयर इज इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर बट डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। स्कैंडियम अप टू निकल, टोटल 8 हमने लिए, कॉपर की बात नहीं हम कर रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, और आपको अच्छे से पता है डी इलेक्ट्रॉन्स दे आर द पुअर शील्डर्स। इसका मतलब स्कैंडियम के अंदर अट्रैक्शन कम है, लेकिन निकल के अंदर अट्रैक्शन ज़्यादा, क्योंकि उसमें डी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा टाइटली होल्ड करके रखता है, इसलिए साइज अलोंग द पीरियड जाते हुए क्या कर गया, डिक्रीज। अब आप चाहे एटॉमिक साइज की बात करें या आयोनिक साइज की बात करें, तो ये तीनों सीरीज़ के साइज़ के अंदर जो डिफरेंसेस हैं आपके सामने। तो एक बड़ी प्यारी सी ऑब्जर्वेशन आप लोग भी देख रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए जहाँ पे भी ऐसा टेबल आता है। 3D सीरीज़ सबसे दूर है ना, कितना ज़्यादा गैप है इनके बीच में, लेकिन 4D और 5D ये तो पास पास आ गए, दे आर वेरी क्लोज। 3D इन सभी से दूर है। रीज़न, 4D और 5D के बीच में आ गई 4F। 5D से पहले फिलिंग हुई 4F की, और 4F इलेक्ट्रॉन्स, वो जो 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर द पोरेस्ट शील्डर्स, D से भी गए गुजरे हैं, और दैट इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। उसकी वजह से इनके साइजेस दे आर ऑलमोस्ट सेम। दिस इज द बेस्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, दैट 4D और 5D के बीच में देखो लेंथेनम, हॉफनियम, टेक्टेनियम अप टू मर्करी, साइज में फर्क क्या रहा, जिरकोनियम और हॉफनियम के बीच में 145 और 144, जबकि लेंथेनम और हॉफनियम के बीच में 14 लेंथेनॉइड्स हैं, लेकिन उसी की वजह से इनके साइजेस देखो ऑलमोस्ट सेम 4D और 5D के बीच में। दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। दे आर हैविंग वेरी सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इनको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अगर आप देखो निकल और सीरियम, निकल 28, सीरियम 58 एटॉमिक नंबर, लेकिन सीरियम के अंदर देयर आर F इलेक्ट्रॉन्स, और F इलेक्ट्रॉन्स शील्ड करते ही नहीं, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स दे आर वेरी वेरी टाइटली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू निकल, क्योंकि निकल के अंदर सिर्फ D ऑर्बिटल के अंदर पड़े हुए ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4F का स्ट्रक्चर ही ऐसा है F ऑर्बिटल्स का, कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड नहीं करते, फ्यूज्ड हैं, दे आर पोर शील्डर, दे आर नॉट अलोंग द एक्सिस। तो इनकी प्रेजेंस की वजह से 14 इलेक्ट्रॉन तो आ गए, लेकिन न्यूक्लियस तो पावरफुल हुआ ना, तो न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को और टाइटली अंदर को खींच के रखता है, तो फिर साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल। तो आप देखो लेंथेनम के बाद हॉफनियम है, लेकिन साइज में डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। अब स्कैंडियम से लेके जिंक तक आप इनकी तीनों चीज़ों को देखिए, मेटेलिक रेडियस, एटॉमिक मास एंड डेंसिटी, तीनों ही अलोंग द पीरियड इंक्रीज कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर बढ़ा, एटॉमिक रेडियस बढ़ता गया, ठीक है। ऑल द 4 सीरीज, अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करें तो दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स 2, 3, 4, इवन इन फ्रैक्शंस ऑल्सो। तो अगर एनर्जी लेवल को अगर आप देखो 4S और 3D, दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, बिल्कुल साथ साथ हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से एक्सचेंज हो जाते हैं। 3D वाला 4S में चला जाता है, 4S वाला 3D में आ जाता है। यही रीज़न है कि क्रोमियम और कॉपर ये 4S1 शो करते हैं, क्रोमियम में 3D5 और कॉपर के अंदर 3D10। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, अगर आप स्कैंडियम को छोड़ दें तो सभी के अंदर +2 तो है ही है, और जो ब्रैकेट में लिखी हैं दे आर द अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, शो करते हैं बट दीज आर अनस्टेबल। स्कैंडियम सिर्फ एक शो करता है, दैट इज द स्टेबल +3, और जिंक +2। स्कैंडियम और जिंक एक एक शो करते हैं, बाकी सारे एक से ज़्यादा शो करते हैं। तो
आपके बहुत सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। स्कैंडियम के अंदर देयर इज लॉस ऑफ डी एंड एस इलेक्ट्रॉन्स, तीनों ही चले जाते हैं। तो जितनी भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप देखोगे दे विल बी ड्यू टू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एस एज वेल एज n-1 डी। उसमें एन एस इलेक्ट्रॉन भी जाएंगे और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है तो 4s का भी जाएगा और 3d का इलेक्ट्रॉन भी जाएगा। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ रिलेटेड और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो हम देखेंगे। अब देखो एक्सेप्शनल मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर 1 पॉजिटिव। कॉपर 1 पॉजिटिव बहुत कम शो करता है, मैक्सिमम शो करता है ये +2। ठीक है, रीजन ये है +1 के अंदर इट इज हैविंग इन कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। कॉपर 1 पॉजिटिव 3d10, कॉपर 2 पॉजिटिव 3d9, तब ये बन जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। स्कैंडियम से मैंगनीज सारे के सारे 3d5 4s2, तो मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन मैंगनीज दे सकता है। वेनेडियम इट इज हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इन d 3d and 2 electrons in 4s, it can show +5. Titanium it is having total 4 electrons, so +4. Chromium can show +6. Manganese can show +7. तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये शो दे सकता है और शो करेंगे जो भी इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो ये मैक्सिमम दिखाते हैं अपने ऑक्साइड्स के अंदर, ये सारी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑक्साइड्स के अंदर। तो कोबाल्ट के अंदर जो +4 है, आयरन के अंदर +6 है, तो दीज आर द एक्सेप्शनल, ये ब्रैकेट वाली ही हैं। और जो स्टेबल इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, कोबाल्ट है +2 और +3, +4 बहुत कम। ऐसे ही आयरन +2 +3। तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हैं आप सभी जानते हो, D0, D5 और D10। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर D10 सबसे ज़्यादा स्टेबल, फुली फिल्ड, D5 फुली हाफ फिल्ड एंड D0। ठीक है, तो बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। अब अगर हम टाइटेनियम आयॉन्स की बात करें, दैट टाइटेनियम 4 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल दैन टाइटेनियम 3 पॉजिटिव। रीजन, टाइटेनियम 4 में चारों इलेक्ट्रॉन चले गए, 3d0 हो गया। टाइटेनियम 3 पॉजिटिव में 3d1, तो 3d0 इज मोर स्टेबल। सिमिलरली मैंगनीज 2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल दैन मैंगनीज 4। मैंगनीज 2 पॉजिटिव इज हैविंग 3d5 कॉन्फ़िगरेशन एंड मैंगनीज 4 पॉजिटिव इज हैविंग 3d3। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जितने भी मेंबर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो एक दूसरे से 1 यूनिट डिफरेंट रहती है। अब अगर अकेले मैंगनीज की ही बात करें तो उसकी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स इतनी ज़्यादा है और ये एस और पी ब्लॉक दोनों से डिफरेंट है। एस ब्लॉक शो करता है 2 तरह की ग्रुप वैलेंसी, ग्रुप 1+1 एंड ग्रुप 2+2। और ऐसे ही पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप 13, 14, 15 की बात करें तो ग्रुप वैलेंसी इज 3, 4, 5, जबकि स्टेबल वैलेंसी है 1, 2, 3। ठीक है, या हम मैंगनीज की बात करें तो इट इज़ हैविंग 6 डिफरेंट वैलेंसीज जो एक दूसरे से 1 यूनिट डिफरेंट है। ठीक है, अब ग्रुप 14 इसमें टिन और लेड जो ग्रुप में नीचे प्रेजेंट हैं उनकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +2, इट मोर स्टेबल दैन +4, यस, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर उल्टा होता है। सो अदर ग्रुप्स के अंदर भी उनकी जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन डी ब्लॉक के अंदर अगर आप 6th ग्रुप की बात करें तो उसके अंदर मैंगनीज, ऑस्मियम, रुथेनियम, स्टेबल स्टेट देखो कौन सी है, हायर वाली। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन की बात करें तो सभी के सभी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। ठीक है, इनके कंपाउंड्स में ऑक्सी एनाइंस के अंदर देखो टंगस्टन +6, मोलिब्डेनम +6 और डाइक्रोमेट के अंदर भी +6। लेकिन डाइक्रोमेट आयन उससे ज़्यादा स्टेबल कौन है, मोलिब्डेनम +6 और टंगस्टन +6। इसीलिए जो डाइक्रोमेट है इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट अंडरगोज रिडक्शन, इट एक्सेप्ट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स और अपनी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है, +3 में, जबकि टंगस्टन और जो मोलिब्डेनम है वो +6 में रहते हैं। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये लोग शो करते हैं। निकल टेट्राकार्बोनिल, आयरन पेंटाकार्बोनिल, ये आपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में पढ़ लिया है। लाइगेंड कार्बोनिल जब इसके साथ जुड़ता है दे एक्ट एज पाई एक्सेप्टर्स।
टेट्राकार्बोनिल निकल एंड पेंटाकार्बोनिल आयरन। तो ये कंपाउंड्स बनाते हैं जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट शो करते हैं जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब देखो मैंगनीज ऑक्साइड इट इज हैविंग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम ऑक्साइड इट इज हैविंग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और दोनों ही आयनिक कंपाउंड्स हैं। स्ट्रक्चर्स आपके सामने, दे आर क्रिस्टलाइन आयनिक कंपाउंड्स, टिपिकल आयोनिक कंपाउंड्स। और इन्हीं एलिमेंट्स की जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स हैं MnO2, Mn2O7, तो आयनिक से कोवलेंट में शिफ्ट हो जाता है। नेचर ऑफ कंपाउंड, लो ऑक्सीडेशन स्टेट तो आयोनिक, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट तो कोवलेंट। ठीक है, अब किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर आप देखो मैंगनीज +2, +4, +7, तो ये बड़े अच्छे से दिखाता है आयनिक, देन MnO2 +4 आयनिक एंड कोवलेंट दोनों तरह का, और मैंगनीज +7 प्योरली कोवलेंट कंपाउंड। MnO4 इसके अंदर मैंगनीज और ऑक्सीजन के बीच में प्योर कोवलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं। अब मैंगनीज एटम, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबसे बाहर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको मैंगनीज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे ही ये बना मैंगनीज +5, इलेक्ट्रॉन चले गए, इसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ गई, +7 तक जाके पोलराइजिंग पावर और ज़्यादा बढ़ गई। तो आपको पता है जितनी पोलराइजिंग पावर कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। अब मैंगनीज के अंदर +2, +4, +7, तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज़ बेसिक कंपाउंड, उससे हायर इट्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और लास्ट वाला दैट इज एसिडिक। तो मैंगनीज के ऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से इनकी नेचर भी चेंज, लो वाले बेसिक हैं, हाई वाले एसिडिक हैं, और बीच में आ जाते हैं एम्फोटेरिक। और अगर आप क्रोमियम ऑक्साइड्स और उनकी नेचर की बात करें वो भी इसी तरीके से है, लो वाले बेसिक, मिड वाले एम्फोटेरिक, और हायर वाले एसिडिक। मीन्स इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। वेनेडियम में बहुत अच्छा एक हमें देखने को मिलता है, +3 बेसिक, +4 लेस बेसिक, और +5 एम्फोटेरिक है लेकिन मोर एसिडिक है। लेकिन इसमें भी क्या हो रहा है, एसिडिक नेचर इंक्रीज कर रही है। तो बड़े आसानी से हम इनको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, एक तो हाईली बेसिक लो वाला, मिड में आ गया तो कम बेसिक हो गया, और लास्ट में ये एम्फोटेरिक है बट मोर एसिडिक। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है, इट इज फॉर्मिंग ऑर्थो वेनेडेट आयन VO43 negative. Increase in acidic strength of oxides with increase in oxidation number, it is observed in almost all transition elements. Okay. अब देखिए इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स का ट्रेंड हम देखते हैं। अभी सारी की सारी वैल्यूज आपके सामने है। सबसे शुरू में है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या एटोमाइजेशन जिसको आप बोलोगे, दिस इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और सब्लिमेशन। देन I1 इज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, और ये रही हाइड्रेशन एनर्जी। जब भी आयन पानी के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर उसको कवर करेगा, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। और ये जो नेक्स्ट है दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। 2 वैल्यूज हैं, पहले वाली है कैलकुलेटेड, दूसरी है ऑब्जर्व्ड। अब आप देखो ऑब्जर्व्ड वैल्यू रेड में और कैलकुलेटेड वैल्यूज जो हैं वो डार्क कलर के अंदर, तो ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज हैं, सेम ट्रेंड है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑब्जर्व्ड वैल्यूज बढ़ते जाता है, ठीक है। और मैंगनीज का सबसे डाउन है, कॉपर का सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज हाईएस्ट, और वो कैलकुलेटेड में भी सेम है और ऑब्जर्व्ड के अंदर भी सेम है। तो देखो रिडक्शन पोटेंशियल ये एक स्टेप की रिएक्शन नहीं है, इसके अंदर हाइड्रेशन है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, सब्लिमेशन है, सब कुछ है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, कि पहले मेटल से हम मेटल को हम सॉलिड से गैशियस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। गैशियस में कन्वर्ट करने के बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे डाई पॉजिटिव आयन है तो 2 लगेंगी, I1 एंड I2। उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। आयन का साइज जितना छोटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको पता है उतनी ज़्यादा लगेगी, और आयन का साइज जितना छोटा, हाइड्रेशन एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा लगेगी। और इन तीनों का मिक्स्ड इम्पैक्ट क्या है, दैट विल गिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ओवरऑल एनर्जी क्या है।
तो अब ये रही हमारी कैलकुलेटेड वैल्यूज़ और ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़, ये दोनों हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज़। ये रही रिडक्शन पोटेंशियल की, हाइड्रेशन एनर्जीज ऑफ ऑल द आयॉन्स। तो इसके अंदर सबकी वैल्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव हैं, मीन्स दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दे कैन रिड्यूस एनी हैलोजन एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, सारे के सारे दे विल लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम हैलोजन एसिड्स बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। एक्सेप्ट सिर्फ एक ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसा है जो हाइड्रोजन को HCl में से लिबरेट नहीं करता, एंड दैट इज यस कॉपर, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है पॉजिटिव। तो कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर अगर आप डालेंगे देयर विल बी नो रिएक्शन, वहां कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। हाँ, लेकिन कॉपर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को लिबरेट जरूर करता है। तो आप देख सकते हो कॉपर का पीस हमने नाइट्रिक एसिड में डाला तो ये डिसॉल्व हो जाता है उसके अंदर। अब कॉपर से जब हम कॉपर 2 पॉजिटिव बनाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज, ठीक है, और इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है बाहर निकलती है दैट इज 2121। ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड्स आपके सामने, और उससे साथ हम कोरिलेट करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ को। ध्यान से देखना, अगर आप ऑब्जर्व करें यहाँ पे हमारे पास 3 मेंबर मैंगनीज, देन निकल एंड जिंक, इनकी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से भी ज़्यादा नेगेटिव है, कारण उनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। मैंगनीज और जिंक में देखिए, मैंगनीज 2 पॉजिटिव, इट इज़ हैविंग 3d5 which is fully half filled configuration stable, and zinc 2 positive, it is having fully filled, completely filled configuration. उस वजह से इनकी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन कम हो जाती है, तो जिंक की वैल्यू अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। तो क्योंकि D5 कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशंस एक्सचेंज करते हैं और D5 के अंदर टोटल 10 एक्सचेंजेस आती हैं। अब निकल के अंदर एक्सपेक्टेड वैल्यू 0.28 लेकिन एक्चुअल वैल्यू 0.26। ये किस वजह से है? बिकॉज निकल का साइज बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। अब देखें मेटल 3 पॉजिटिव से जब 2 पॉजिटिव आयंस बनते हैं तब क्या ट्रेंड आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का। अब आप ध्यान से देखिए, ये ऑक्साइड्स का टेबल है आपके सामने और इसमें +1 से लेके +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ठीक है। और शुरू की ऑक्सीडेशन स्टेट्स +2 एंड +3 ये अप टू कोबाल्ट शो होती हैं, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेकेंडियम अप टू मैंगनीज, स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक +7, ठीक है। ओके, अब जरा इस ट्रेंड को ध्यान से देखिए, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम तीनों की नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है और नेक्स्ट वाले तीनों की पॉजिटिव। वेनेडियम का सबसे कम है नेगेटिव के लिए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। रीज़न, क्योंकि इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और तीनों T2G के अंदर है, हो गया ना हाफ फिल्ड। मैंगनीज की वैल्यू जो है इट इज़ +1.57 और कोबाल्ट की है 1.97, क्योंकि मैंगनीज की थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही हाई है, तो इट एग्जिस्ट इन Mn2 पॉजिटिव और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है इसकी D5, इस वजह से, ठीक है। और कोबाल्ट इसकी वैल्यू भी बहुत हाई है, इसलिए ये दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन एक्वस सॉल्यूशंस। अब आयरन की टेंडेंसी Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव बनना बहुत कम है, ठीक है। ये पसंद नहीं करता रिडक्शन करके Fe2 पॉजिटिव बनाना, दिस इज लेस फेवरेबल। रीजन बीइंग Fe3 positive is having 3d5 configuration and Fe2 positive it is having 3d6, जबकि 3d5 configuration is more stable. Okay, अब हम देखेंगे trend in stability of higher oxidation states with respect to halogens। तो यहाँ देखो pure compounds with fluorine, और यहाँ पे X है फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक, X1 है अप टू फ्लोरीन से लेके ब्रोमीन तक, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो।
तो टाइटेनियम जो है वो X के साथ मिलके सारे कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। वेनेडियम फ्लोरीन के साथ बनाते हैं और क्रोमियम। फ्लोराइड की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ क्रोमियम के साथ ही देखने को मिलती है। और उसके बाद मैंगनीज का एक कंपाउंड है, अलग सा कंपाउंड है MnO3F, उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट इज +7। इसके अलावा मैंगनीज बनाता है MnF4, MnF3, MnX2। तो मैंगनीज के अलावा ट्राई हैलाइड बनाने वाले सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, दैट इज आयरन एंड कोबाल्ट। FeX3 एंड COF3, सिर्फ ये ट्राई हैलाइड्स बनाते हैं, मैंगनीज के अलावा और कोई नहीं बनाता, ठीक है। मैंगनीज के बाद सिर्फ ये 2 बनाते हैं, लेफ्ट वाले तो बनाते हैं, राइट में नहीं बनाते हैं। और COF3 फ्लोरीन स्टेबलाइजेज इट ड्यू टू इट्स हाई लैटिस एनर्जी, और वो है अराउंड 6000, इट इज़ 5991 किलो जॉल पर मोल, राइट। तो ये जो हेलाइड्स हैं, वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड इट इज़ द मोस्ट स्टेबल, एंड क्रोमियम फ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड, दीज आर द मोस्ट स्टेबल। और वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड के अलावा वेनेडियम टेट्राफ्लोराइड भी होते हैं, ट्राई भी होते हैं, डाई भी होते हैं, लेकिन वो हाइड्रोलाइज होकर जल्दी से ऑक्सो हेलाइड्स बना लेते हैं, दे आर नॉट सो स्टेबल। तो सबसे स्टेबल है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। एंड फ्लोराइड्स आर अनस्टेबल इन देयर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जितने भी हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर फ्लोराइड्स बनाना पसंद नहीं करते हैं, हायर स्टेट के अंदर फ्लोराइड्स बनाते हैं। दे विल प्रेफर टू हैव क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स। जैसे कॉपर है, ये बनाता है कॉपर फ्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड, और इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। और कॉपर क्लोराइड जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। कॉपर आयोडाइड ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ये कॉपर 1 पॉजिटिव के साथ स्टेबल है, ठीक है। कॉपर 1 पॉजिटिव विद आयोडीन, इट अंडरगोज अ रिएक्शन, यस दिस इज डिस्प्रपोर्शनेशन, और उसमें कॉपर 1 पॉजिटिव बना देता है कॉपर 2 पॉजिटिव एंड लिबरेट्स 1 कॉपर। कॉपर 1 पॉजिटिव से ज़्यादा स्टेबल कौन है, कॉपर 2 पॉजिटिव। और ये किस वजह से है, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव का साइज़ बहुत छोटा है, जिसकी वजह से इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एनर्जी दैट इज़ मच मोर एज कंपेयर टू कॉपर 1 पॉजिटिव। इसीलिए जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं, अब इसकी ज़रा सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी देखिए कॉपर की, इट इज़ टू हाई। ऑक्साइड्स में देखें, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन ऑक्साइड्स। तो आप एक चीज़ देखिए, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से लेकर जब हम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जा रहे हैं, तो स्कैंडियम ऑनवर्ड जो एलिमेंट्स हैं, दे आर शोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू +7, ग्रुप 3 से लेकर 7 तक, ठीक है। दे आर शोइंग मैक्सिमम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन द कंपाउंड्स ऑफ मैंगनीज, दैट इज +7, और उसके आगे वाले जो हैं वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। कॉपर सिर्फ एक बनाता है, और हायर ऑक्सीडेशन जो स्टेट है हायर ऑक्साइड्स की, दैट इज ओनली इन आयरन, Fe2O3, ठीक है। हाँ, एक आयन हमारे पास रहता है फेरेट, उसके अंदर आयरन इट इज़ शोइंग +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट ये बड़ा ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, एकदम से डिकम्पोज होकर बना लेता है Fe2O3 एंड लिबरेट्स ऑक्सीजन। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर जो ऑक्साइड्स हैं वो सिर्फ जो लोअर मेंबर्स हैं अप टू मैंगनीज वही स्टेबल हैं, हायर वालों के सिंपल ऑक्साइड्स वही स्टेबल हैं। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या फिर उसके ऑक्सीकेटाइंस VO2 पॉजिटिव, या फिर ऑक्सी A9 VO2 नेगेटिव। टाइटेनियम के सिंपल ऑक्साइड्स या फिर टाइटेनियम के ऑक्सीकेटाइंस TiO32 पॉजिटिव। तो स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ 3D सीरीज इन केस ऑफ ऑक्साइड्स इज मच मोर एज कंपेयर टू फ्लोराइड्स। मतलब Mn2O7 इट इज मोर स्टेबल देन MnF4, और इसका रीज़न बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप Mn2O7 के अंदर देखें, देयर आर प्रेजेंट ऑक्सीजन हैविंग डबल बॉन्ड विद मैंगनीज, और MnF4 के अंदर जो मैंगनीज और फ्लोरीन है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। और ये जो पाई बॉन्डिंग है इट स्ट्रेंथन्स द मॉलिक्यूल, कोवलेंट बॉन्ड बिकम्स मोर स्टेबल, क्योंकि सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन MnF4 के अंदर चारों फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसके अंदर देखो 3 है पर मैंगनीज, देयर आर
3 Mn double bond oxygen bonds and there is one manganese oxygen manganese bond, जिसमें ऑक्सीजन जो है it is a bridging position. Similarly, manganese का MnO4 it is having tetrahedral structure, जिसमें चारों की चारों ऑक्सीजन्स डबली बॉन्डेड है. VO3 के अंदर वेनेडियम +5, क्रोमियम +6, मैंगनीज +7, मैंगनीज +6, मैंगनीज +5. तो आप देख सकते हो ये कंपाउंड्स बहुत ही स्टेबल हैं. नाउ कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. बहुत से कंपाउंड्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल आर कलर्ड. कलर क्यों आता है आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ये डीजेनरेट जो ऑर्बिटल्स हैं टूट जाती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इन टू सेट्स T2G एंड EG. तो इनके साथ जो लाइगेंड्स हैं ये कंबाइन करते हैं. लाइगेंड्स के आने पर डी ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी टूटती है, दो सेट बन जाते हैं T2G एंड EG. और अब जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो जब भरी जाएगी तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होंगे, लोअर लेवल के ऊपर. मीन्स T2G के अंदर DXY, DYZ एंड DZX जो एक जैसी ऑर्बिटल्स हैं इन बिटवीन द एक्सिस हैं. तो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन भरा हुआ होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग रहेगी, जैसे ही उनके ऊपर लाइट गिरती है वो लोअर स्टेट से हायर स्टेट के ऊपर शिफ्ट कर जाते हैं और जिस एनर्जी को लेकर वो ऊपर जाते हैं वापस आते आते कॉम्प्लीमेंट्री लाइट को एमिट करते हैं. तो जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन है, अब आपको कलर व्हील याद होगा, आपको जो कलर नज़र आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर एब्जॉर्ब हुआ होगा. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर का ऑपोजिट. तो अब जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन इट अपीयर्स ब्लू. ठीक है, ये हमें ट्रांसमिटेड लाइट कौन सी देता है, ब्लू. तो ब्लू के ऑपोजिट क्या आया, रेड. मीन्स इसने वाइट लाइट में से कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली, रेड. ठीक है, इसी तरीके से जो देखो स्कैंडियम और टाइटेनियम 3 पॉजिटिव आयंस ये कलरलेस हैं. क्योंकि कलरलेस इसलिए क्योंकि इनकी डी के अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगी. कोई भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए. अब मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को ब्रॉडली आप दो चीज़ों में बांटते हो, एक पैरामैग्नेटिक और एक डायामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक वो होते हैं विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट और डायामैग्नेटिक वो होते हैं विच आर वीकली रिपेल्ड बाय डायामैग्नेटिक. तो जनरली हम बात करें तो पैरामैग्नेटिक के अंदर कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. तो जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैग्नेटिक मोमेंट उतनी ही ज़्यादा. डायामैग्नेटिक मीन्स इनके अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दे आर हैविंग फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन. अब देखो क्रोमियम, क्रोमियम के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब मैग्नेटिक मोमेंट को अगर आप देखें कैसे हम निकाल सकते हैं, तो एक तो ये स्पिन करता है, दूसरा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. लेकिन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की हम बात नहीं करेंगे, वी ओनली फॉलो स्पिन ओनली फार्मूला. स्पिन ओनली फार्मूला के अंदर आपको देखने हैं सिर्फ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है ना, इट एक्ट एज इट्स अ स्मॉल मैग्नेट इनसाइड. ठीक है ना, तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट उतनी ही ज़्यादा. तो हम स्पिन ओनली फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू एन प्लस 2 अंडर रूट वेयर n क्या है, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो म्यू इट इज़ मैग्नेटिक मोमेंट और आप इसको रिप्रेजेंट करते हो बोहर्स मैग्नेटॉन की यूनिट के साथ. तो जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो आप सभी जितने भी हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी मैग्नेटिक मोमेंट को निकाल सकते हो. n की वैल्यू पुट करते जाओ और मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कर लो. तो जिसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी ज़्यादा. तो डी ब्लॉक, कॉम्प्लेक्सेस, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, एलॉय फॉर्मेशन एंड कैटालिटिक प्रॉपर्टीज. अब हम इनके बारे में बात करेंगे. लेट्स सी the other properties of d block elements, that is coordination compounds or complex compounds. आप लोगों ने coordination complexes का पूरा चैप्टर किया है और उसमें जितने भी सेंट्रल मेटल एटम या आयन्स होते थे वो सारे के सारे d block elements थे,
है ना। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूल्स और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और एनाइंस एज लाइगेंड्स, और ये बना लेते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास होती हैं एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स या फिर पार्टली फील्ड डी ऑर्बिटल्स, तो वो बना लेते थे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है पेंटामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, पोटेशियम फेरस साइनाइड, निकल टेट्राकार्बोनिल 0। तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आप लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पढ़ चुके हैं। तो मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स रहती हैं, लाइगेंड्स के पास जो लाइगेंड है दे मे बी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और एनाइंस, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वो डोनेट करते हैं और उनके बीच में बन जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव हाई चार्ज होता है, तो दे कैन कोऑर्डिनेट विद इनकमिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास एम्प्टी n-d ऑर्बिटल्स भी होती हैं और इनकी आउटर वाली ऑर्बिटल्स भी होती हैं, ठीक है ना। और इनकी टेंडेंसी रहती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की, तो उस वजह से ये लोग क्या शो करते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। दे कैन एक्ट एज कैटलिस्ट। अब जैसे निकल है, इट कैरीज आउट हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, है ना, ऑयल से वो घी बना देता है, निकल इज अ कैटलिस्ट। देन प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया, वी आर यूजिंग फाइनली पाउडर्ड आयरन। अब क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जहां इलेक्ट्रॉन चाहिए ये खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा लेते हैं, जहां इनको इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो ऑक्सीडेशन स्टेट को कम कर लेते हैं। तो दे आर शोइंग मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। आप देख लीजिए, अनस्टेबल भी हैं, स्टेबल भी हैं। देन दे प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस। अब अगर आपको हेट्रोजेनियस कैटालिसिस का याद हो, then the vanadium pentoxide, it is used as a catalyst in the manufacturing of sulfuric acid by contact process। आपने बड़ा डिटेल में किया है। then in Haber's process we are using iron as a catalyst, और हम अमोनिया की प्रिपरेशन करते हैं। तो आयरन क्या है, अगेन ट्रांजिशन एलिमेंट, यस। तो निकल का सरफेस, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल को देखिए, ये ऑयल का कंपोनेंट आके बैठा, इसकी सेचुरेशन हो गई और कंपाउंड बन गया ऑयल से घी। और भी बहुत सारी रिएक्शंस है जिसमें क्लोरीन प्रोडक्शन बाय HCl, डेकन्स प्रोसेस कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस प्लेटिनम और वेनेडियम पेंटॉक्साइड, और निकल होता है फैट हार्डनिंग के लिए। अब देखो, आपको हेट्रोलिटिक जो कैटालिसिस है वो याद होगी। सरफेस के ऊपर आके दोनों रिएक्टेंट बैठ जाते हैं और दोनों आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं। अदरवाइज अगर सरफेस ना हो तो वो ऐसे ही घूमते रहेंगे, है ना। अब देखो 3D एंड 4s बॉन्डिंग के अंदर यही दो इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे, आउटर वाले 4s और उसके अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन्स है जो पार्टिसिपेट करते हैं, 3D। अब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का कॉम्प्लेक्स बन गया, बेस के ऊपर है कैटलिस्ट और ये रिएक्टेंट आया, ये देखिए दोनों के बीच में वीक बॉन्ड बन गया। बॉन्ड है लेकिन बॉन्ड बहुत ही वीक है। अब क्योंकि इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, तो एक्ट एज कैटलिस्ट विद मोर इफेक्टिवनेस। अब जैसे देखिए, आयरन 3 पॉजिटिव और इधर है आयोडाइड आयन, इसने आयोडीन लिबरेट करवानी है, तो दो इलेक्ट्रॉन जो थे आयोडीन के आयरन ने ले लिए और ये बन गया Fe2 पॉजिटिव। परसल्फेट आयन, इसने दो इलेक्ट्रॉन देने हैं तो क्या बना दिया, सल्फेट, और इधर क्या बन गया, आयरन 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव। तो आप देख सकते हो, आयरन को जब ज़रूरत पड़ी तो उसने ऑक्सीडेशन स्टेट को लो कर लिया, जब ज़रूरत पड़ी तो उसने ऑक्सीडेशन स्टेट को हाई कर दिया। तो यहाँ ऊपर वाली रिएक्शन में आयरन, नेक्स्ट देखिए, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। आपको पता है मेटल्स की पैकिंग बहुत ही क्लोज रहती है, दे आर हैविंग क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सफियर के ऊपर सफियर। तो देखो बीच में खाली जगह आती है ना, वॉइड्स आते हैं, तो छोटे छोटे एलिमेंट्स इनके बीच में आके फंस जाते हैं, इनकी इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर। इनके बीच में किसी तरह की बॉन्डिंग नहीं होती, ना ही आयनिक ना ही कोवेलेंट,
ठीक है, अब कोई मेटल है और उसके बीच में ये जो ग्रीन कलर की छोटी छोटी बॉल्स आप देख रहे हो ना, तो ये बोरोन की एटम्स जो है वो इसमें आके फंस गई, बॉन्ड नहीं बनाया लेकिन इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर एंट्रैप हो गई, तो ये बन गया इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो दो कंपोनेंट है, एक तो ट्रांजिशन मेटल और दूसरी कोई भी इम्प्योरिटी, वो हाइड्रोजन हो सकती है, वो नाइट्रोजन हो सकती है, वो बोरोन हो सकती है। अब जैसे आयरन ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड के अंदर टाइटेनियम कार्बाइड, इसमें कार्बन एंट्रैप होगी, मैंगनीज नाइट्राइड इसमें नाइट्रोजन एंट्रैप होगी, आयरन हाइड्राइड इसमें हाइड्रोजन एंट्रैप्ड है, वेनेडियम हाइड्राइड इसमें हाइड्रोजन एंट्रैप है, टाइटेनियम हाइड्राइड इसमें टाइटेनियम के अंदर हाइड्रोजन एंट्रैप्ड है। तो बॉन्डिंग नहीं है, दे आर जस्ट एंट्रैप्ड, उसके अंदर ट्रैप्ड हैं, तो दे आर फॉर्मिंग इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स दे आर हार्ड लाइक डायमंड, इम्प्योरिटी की प्रेजेंस से ये कंपाउंड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, और इनकी इस हार्डनेस को हमारी डेली लाइफ के अंदर हम बहुत तरह से यूज़ में लेके आते हैं। तो प्रॉब्लम नहीं है कि इंटरस्टिशियल के अंदर वो जो भी नॉन मेटल्स के पार्टिकल्स हैं वो जाके एडजस्ट हो जाते हैं, जैसे टाइटेनियम कार्बाइड, इट मेल्ट्स एट अ वेरी हाई टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ 3683, और टाइटेनियम नाइट्राइड 3473 केल्विन, जबकि प्योर टाइटेनियम का मेल्टिंग पॉइंट लो है, लेकिन इम्प्योरिटी डालने पर मेल्टिंग पॉइंट हाई हो गया। देन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ such type of interstitial impurity, they become good conductors. Alloy formation, जब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स आपस में मिक्स होती हैं तो वो बन जाता है एलॉय। अब ये क्यों बनाती हैं? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, दैट डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल, सेंसिटिविटी ऑफ मेटल्स टू नॉचेस एंड क्रैक्स, लेस रेजिस्टेंस, देन एलॉयज आर एडवांटेशियस, मेटल से ज़्यादा बेटर हैं क्योंकि दे आर हैविंग मोर स्टिफनेस, unlikely to break, lighter in weight, more resistance to corrosion, high strength to weight ratio and easy to shape. तो alloys को हम अपने हिसाब से adjust कर लेते हैं, and it is a homogeneous mixture of a metal with other metals or metalloids, and sometimes even a non-metal may be added. आयरन में हम कार्बन ऐड करते हैं ना स्टील बनाने के लिए, तो नॉन मेटल्स भी ऐड होती हैं। एलॉय क्यों बनते हैं? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो रेडियस हैं दे आर ऑलमोस्ट सेम, एक जैसे रेडियाई हैं, तो एक एलिमेंट को हटाया दूसरे को लगाया, फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, सारे एक ही साइज़ के कंचे हैं, बस उनके कलर अलग अलग हैं, तो एक की जगह पे दूसरा फिट हो जाता है, रंग देख के पता चल जाएगा कि अलग हो गए हैं, ऐसे पता नहीं चलेगा, बड़ी आसानी से मिक्स हो जाते हैं। दैट इज़ वाई हम 24 कैरेट गोल्ड को 22 कैरेट गोल्ड बनाने के लिए क्या मिक्स करते हैं? गोल्ड के अंदर यस कॉपर। तो अगर एलॉयज़ को ब्रॉडली हम डिस्ट्रीब्यूट करें ना तो ये दो तरह के होंगे, एक फेरस एलॉयज़ और एक नॉन फेरस एलॉयज़। फेरस एलॉयज़ मतलब जिसमें आयरन है अलॉन्ग विद अदर्स, और दूसरा है नॉन फेरस, उसमें बाकी सब होंगे, आयरन नहीं होगा। तो आयरन में हम ऐड कर सकते हैं कार्बन, क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम। ठीक है, कार्बन लेस देन 0.1%, तो बन जाते हैं आयरन एलॉय। मोर देन 0.1%, तो उस एलॉय की जो नेचर है वो बन जाती है स्टील एलॉय, क्योंकि कार्बन का कंटेंट डिसाइड करता है वेदर इट इज़ आयरन एलॉय और स्टील एलॉय। तो अब हम स्टील के अंदर क्रोमियम ऐड कर सकते हैं तो वो बन जाती है क्रोम स्टील, वेनेडियम ऐड करते हैं तो वेनेडियम स्टील, क्रोम स्टील, वेनेडियम स्टील। तो आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें किससे बनती हैं, है ना? यस। अब नॉन फेरस एलॉयज़ के अंदर आयरन तो होगा नहीं, दीज आर नॉन फेरस एलॉयज़, दे डू नॉट कंटेन आयरन। तो उसके लिए अब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एल्युमिनियम ब्रॉन्ज, ड्यूरेलियम, गामा एलॉय, मैग्नीशियम एंड इलेक्ट्रॉन। अब इनमें से किसी में भी ना आयरन नहीं है, अदर मेटल्स हैं, अदर एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं। अब नॉन फेरस एलॉयज़ देखो, एल्युमिनियम के एलॉयज़, मैग्नीशियम के एलॉयज़ और कॉपर के एलॉयज़, ये हम पहले करके आए हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एलॉयज़ के बारे में।
एल्युमिनियम, ब्रॉन्ज, डिरेलियम, गामा एलॉय। तो स्क्रीनशॉट लेके इनकी कॉम्पोजिशंस को नोट कर लेना है।